नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे ऑस्ट्रियाई मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट की जिनकी एक खोज आज हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नींव बन चुकी है। इनका नाम है क्रिश्चियन डॉपलर और इन्हें हम जानते हैं डॉपलर इफेक्ट के जनक के रूप में। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, तेजी से गुजरती हुई एक कार, हमसे करोड़ों मील दूर कोई गैलेक्सी और हमारी ओर बढ़ता हुआ एक तूफान, इन तीनों में क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये तीनों बिल्कुल ही अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सबको आपस में जोड़ता है एक ही साइंटिफिक प्रिंसिपल, डॉपलर इफेक्ट। जी हाँ, यही वो प्रिंसिपल है जो ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर एस्ट्रोनॉमी, मौसम की भविष्यवाणी और यहाँ तक कि मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, अब जब ये पता चल गया है कि ये कितना जरूरी है, तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब आखिर ये डॉपलर इफेक्ट है क्या? अगर एकदम आसान शब्दों में समझें तो डॉपलर इफेक्ट किसी भी वेव जैसे साउंड या लाइट की फ्रीक्वेंसी में आने वाला एक चेंज है। और ये चेंज तब आता है जब उस वेव का सोर्स और उसे देखने या सुनने वाला यानी ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेशन में मूव कर रहे हों। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एम्बुलेंस का सायरन। सबने महसूस किया होगा, है ना? जब एम्बुलेंस हमारी तरफ आती है तो उसकी आवाज कितनी तेज और तीखी लगती है, और जैसे ही वो हमसे आगे निकलकर दूर जाने लगती है, वही आवाज अचानक से भारी हो जाती है। मतलब उसका पिच लो हो जाता है। बस यही है डॉपलर इफेक्ट। और कमाल की बात यह है कि ऐसा सिर्फ साउंड के साथ नहीं होता, लाइट के साथ भी होता है। जब कोई तारा या गैलेक्सी हमारी तरफ आती है तो उसकी लाइट वेव्स दब जाती हैं और लाइट नीले रंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इससे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और जब वो हमसे दूर जाती है तो लाइट वेव्स फैल जाती हैं और लाइट लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट। तो आखिर इस कमाल के आइडिया के पीछे कौन थे? चलिए अब मिलते हैं उस इंसान से जिनका नाम इस इफेक्ट के साथ जुड़ गया, क्रिश्चियन एंड्रियास डॉपलर। ये है उनकी कहानी। डॉपलर का जन्म 1803 में ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग में हुआ था। देखिए, 1842 का साल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जब उन्होंने अपना सबसे फेमस पेपर पब्लिश किया। फिर ठीक 3 साल बाद 1845 में उनकी थ्योरी को साउंड वेव्स के जरिए एक्सपेरिमेंट करके साबित भी कर दिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 49 साल की उम्र में 1853 में एक लंग डिजीज की वजह से उनकी डेथ हो गई। हाँ, लेकिन उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखिए, उनका परिवार कई पीढ़ियों से पत्थर तराशने का काम करता था, पर डॉपलर की सेहत इतनी खराब रहती थी कि वो ये काम कर ही नहीं सकते थे। तो शायद यही उनकी कमजोरी उनके लिए एक तरह से अच्छी साबित हुई, क्योंकि इसी वजह से वो एकेडमिक्स की दुनिया में आए। हालांकि यहां भी उन्हें एक स्टेबल पोजीशन पाने के लिए सालों तक स्ट्रगल करना पड़ा। तो सवाल यह है कि एक थ्योरी जो सिर्फ कागज पर थी, उसे असलियत में कैसे प्रूफ किया गया? कहानी का यह हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। चलिए देखते हैं कि इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए क्या अनोखा तरीका अपनाया गया। इस थ्योरी को साबित करने का जो तरीका था वो भी अपने आप में बड़ा मजेदार था। जरा सोचिए, साल 1845 है। एक खुली हुई ट्रेन की बोगी है जिसमें कुछ म्यूजिशियंस बैठे हैं और वो लगातार ट्रम्पेट बजा रहे हैं। अब प्लेटफॉर्म पर कुछ और म्यूजिशियंस खड़े हैं जिनके पास परफेक्ट पिच की एबिलिटी थी। मतलब ये वो लोग थे जो किसी भी म्यूजिकल नोट को सुनकर उसे एकदम सटीक पहचान सकते थे। तो हुआ ये कि जैसे ही ट्रेन उनके पास से गुजरी और फिर दूर गई, प्लेटफॉर्म पर खड़े इन म्यूजिशियंस ने ट्रम्पेट की पिच में आए सटीक बदलाव को नोट कर लिया, और बस इसी अनोखे एक्सपेरिमेंट ने डॉपलर की थ्योरी को साउंड वेव्स के लिए कंफर्म कर दिया। डॉपलर की जिंदगी भले ही लंबी नहीं रही, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि उनकी लेगेसी कितनी बड़ी थी और उसका असर कहां-कहां तक फैला। उन्हें वियना यूनिवर्सिटी में फिजिकल इंस्टीट्यूट का पहला डायरेक्टर बनाया गया। पर एक और बहुत ही खास बात है, उनके स्टूडेंट्स में से एक थे ग्रेगर मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि ये डॉपलर ही थे जिन्होंने मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट्स में मैथ्स के प्रिंसिपल्स यूज करने के लिए इंस्पायर किया था। इतना ही नहीं, उनके सम्मान में चांद पर एक क्रेटर का नाम भी डॉपलर रखा गया है। तो आखिर में अगर डॉपलर के काम को एक लाइन में समेटना हो तो हम ये कह सकते हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि इस यूनिवर्स की वेव्स में, चाहे वो साउंड हो या लाइट, वो जानकारी छुपी होती है जिसे हमारी आंखें सीधे सीधे नहीं देख सकती। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये तो यूनिवर्स को देखने और समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया था।